राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो बीएमटी का एग्ज़ाम आप लोग का नज़दीक है और उसके लिए प्रिपरेशन आपको करवाने आया हूँ। और बीएमटी में जो है आप अधिकतर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ही रहेगा, उसमें थियोरेटिकल क्वेश्चंस कम रहेगा, इसीलिए सब क्वेश्चन को ही आपको बनाना होगा। तो इसीलिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो आज से ही आप लग जाइए, क्योंकि आपको बीएमटी के लिए और बीएसटी के लिए ज़्यादा कोई टाइम नहीं है। तो इसीलिए दोनों को आपको एक साथ प्रिपरेशन करना होगा। तो चलिए आपको आज बताते हैं बिजनेस मैथमेटिक्स का, जो 2023 में पूछा गया था, कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे आपको क्वेश्चन जो दिया गया है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उम्मीद है आप लोग का अकाउंट्स का एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा गया होगा और सभी आंसर्स आपने सही किए होंगे। तो उसी तरह से बीएमटी का भी आपको सही से सब सॉल्व करना होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जैसे आपको दिया गया, एमसीक्यू क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ये 2023 का एग्ज़ाम पेपर है। तो जैसे आपको पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था, वो पूछा गया था द वैल्यू ऑफ के 3K17 इज़, यानी के का वैल्यू अगर पूछा गया है तो के का वैल्यू जो होगा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म 3 है और लास्ट टर्म 7 है, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 और 3 10, 10 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो आ जाएगा 5। तो इसीलिए आपका 7 नहीं दिया हुआ था, 17 दिया हुआ था। तो 17 और 3 हो गया 20, 20 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो आ जाएगा 10 हो जाएगा। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर जो है वो 1 सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। उसके बाद जो आपको क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है आपसे कि द 12th टर्म ऑफ एन एपी, 7 10 13 16 दिया हुआ है। तो इस टाइप से आप 12th टर्म निकाल सकते हैं। तो जैसे आप 12 टर्म के लिए फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं कि T12 इक्वल्स टू क्या होता है, A प्लस, हमेशा एक कम लिखते हैं, A प्लस 11D होता है। ठीक है, तो A प्लस 11D, तो A का जो वैल्यू है वो है 7, क्योंकि पहला नंबर जो दिया रहता है वो 7 होता है। पहला नंबर जो दिया हुआ है वो 7 है यहाँ पर, प्लस 11, और D का मतलब यहाँ पर डिफरेंस है। तो यानी जो दूसरे नंबर में से पहले नंबर को घटाते हैं हमेशा, 10 में से 7 अगर घटा देंगे तो 3 आता है। तो यहाँ पर हो गया 7 प्लस 11 या 33, और 33 और 7 हो जाता है 40। तो इसीलिए आपका सही ऑप्शन जो है वो हो जाएगा 4। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया द वैल्यू ऑफ एम इन जीपी। जीपी का कॉन्सेप्ट आपको, जो पहले आपको पूछा था वो एपी का कॉन्सेप्ट था, के का वैल्यू पूछा था, इसमें एम का वैल्यू पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो है जीपी का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर मिडिल टर्म जो है आपका वो ऐसा दिया हुआ है 4, फिर दिया हुआ है m, फिर दिया हुआ है 64। तो ये m का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो m का स्क्वायर इक्वल्स टू है 64 इंटू 4। तो m का स्क्वायर इक्वल्स टू 16 256 है। तो m इक्वल्स टू रूट अंडर 256, क्योंकि आपको m का वैल्यू पूछा है। तो 16 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 आता है। तो आपका सही आंसर हो गया 16। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, बहुत तरीके से आप इसको बना सकते हैं। जैसे आपको 4m64 दिया हुआ है, तो ये a हो गया, ये b हो गया और ये c हो गया, यानी ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म। ठीक है, तो हम लोग कॉमन रेशियो अगर निकालते हैं तो सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म करते हैं, यानी m डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। और दूसरा आप लिखेंगे थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकेंड टर्म, यानी 64 बाई m। तो m को m से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो m स्क्वायर होता है, और 64 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 256। वही कॉन्सेप्ट में आ गया, m इक्वल्स टू रूट अंडर 256, यानी इसका वैल्यू हो गया 16। किसी भी तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2 16। बिल्कुल ध्यान से बनाइएगा, कोई भी क्वेश्चन गलती मत कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 में जो है आपको एक HP का एक सवाल दे दिया है कि विच टर्म ऑफ HP 1/5 1/9 इज़ 1/25 दिया हुआ है, यानी ठीक है ना। तो कितने टर्म में आएगा 1/25 अगर इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको, जैसे आप अगर सॉल्व करते हैं, विच टर्म बोला है, HP में दिया गया है, तो पहला आपका 1 है, फिर 1/5 है, फिर 1/9 है, ये डैश डैश करके आपको लिखा हुआ है
25 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये HP के कॉन्सेप्ट में है, तो HP का अपना कोई फॉर्मूला नहीं है, उसको पहले AP में कन्वर्ट कर दीजिए तो 1 हो जाएगा। 1/5 को आप कन्वर्ट करके 5 लिखेंगे, 1/9 को आप 9 लिखेंगे, और TN भी कन्वर्ट हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ये अब आ गया AP में, ठीक है। तो आप TN का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो TN का फॉर्मूला होता है A + n-1 × D होता है। कितने टर्म में आएगा इतना तो आपको फाइंड आउट करना है। तो TN का वैल्यू आप लिख दीजिए 25 है, A का वैल्यू है 1, N आपको फाइंड आउट करना है n-1, और डिफरेंस है 5 में से 1 घटा दीजिए 4, क्योंकि दूसरे नंबर में से पहला नंबर को घटाया जाता है। तो एक काम कीजिए, जो आपका +1 है उसको 25 में से माइनस कर दीजिए, क्योंकि राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 25 में से 1 माइनस कर दीजिए, तो 25 - 1 कर दीजिए, और ये 4 × में है, इसको डिवाइड में लेके आ जाइए, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा n-1, तो 25 में से 1 घट गया तो 24, तो 24 को 4 से डिवाइड कर दीजिए तो 4 × 6 = 24 होता है। और यहाँ n-1 है, तो ये -1 को इस साइड लेके आ जाइए प्लस में, तो n = हो गया 7th टर्म, यानी 7th टर्म, यानी n जो होगा वो 7 होगा, जो आपको आंसर यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 2 में, ठीक है। जो भी HP का क्वेश्चन रहेगा पहले उसको AP में कन्वर्ट करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर से दिया हुआ है, कॉन्सेप्ट है कॉम्बिनेशन का। तो ये 10 लिखा हुआ है, C लिखा हुआ है, फिर 3 दिया हुआ है। तो इसका पहले फॉर्मूला समझ लीजिए, पहले N लिखा रहता है, फिर C लिखा रहता है, फिर R लिखा रहता है, ठीक है। NCR के कॉन्सेप्ट में चलता है ये। तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं n फैक्टोरियल, n - r फैक्टोरियल, फिर लिखते हैं हम लोग इंटू r फैक्टोरियल। ये कॉन्सेप्ट में चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर n का मतलब कितना हो गया, 10 हो गया, तो n फैक्टोरियल मतलब 10 फैक्टोरियल, और r का मतलब हो गया 3, तो n - r लिखा हुआ, यानी 10 में से 3 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, इंटू r का मतलब हो गया 3 फैक्टोरियल। तो इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो 10 फैक्टोरियल का मतलब होता है 10 से बैकवर्ड, यानी पीछे जाना होता है आपको। 10, फिर 9, फिर 8, फिर जो डिवाइड में आपको है जो 7 और 3, उसमें से बड़ा डिजिट है 7, तो आप 7 तक इसको स्टॉप कर दीजिए फैक्टोरियल का साइन लगा के, और जो नीचे है आपको 7 फैक्टोरियल, ताकि इससे कैंसिल हो जाएगा, और जो 3 है उसको सिर्फ सॉल्व कर दीजिए आप 3 × 2 × 1, यानी बैकवर्ड इसको ले जाइए, तो 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। तो ये 3 × 3 = 9 होता है, 2 × 4 = 8 होता है, तो यहाँ पर हो गया 4 × 3 = 12, 12 को 10 से गुना कीजिएगा तो 120, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया 120। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। डिटेल्ड में आपको आंसर दे रहे, तो वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज आपको एक एक चीज़ आपको समझ में आएगा, तो उम्मीद है आप जुड़े रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया गया है कि NPR = ठीक है, तो ये फॉर्मूला है ये क्वेश्चन नंबर 6। NPR जो है वो किससे रिलेटेड है, तो इसको फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे n फैक्टोरियल n - r फैक्टोरियल, इसके कॉन्सेप्ट में रहता है फॉर्मूला, ठीक है। n फैक्टोरियल n - r फैक्टोरियल, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, तो 0 फैक्टोरियल का मतलब जो होता है, 0 फैक्टोरियल अगर होता है तो उसका मतलब होता है 1, ठीक है। 0 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है 1, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा सही 1। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको पूछा है कि इन हाउ मेनी वेज कैन 5 men सिट अराउंड अ टेबल, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है कि एक राउंड टेबल है, एक राउंड टेबल है जिसमें आपको 5 आदमी को बैठाने हैं, यानी 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। तो किसी भी एक आदमी को आपको फिक्स करना होगा, किसी भी एक आदमी को, ठीक है। तो किसी भी एक आदमी को फिक्स कर देते हैं, जैसे ये आदमी को फिक्स कर दिया, तो बाकी इसके अगल बगल जो है बैठ जाएंगे 4 आदमी, ठीक है। तो इसमें हम लोग जो सिटिंग अराउंड द टेबल जो है, जो सिटिंग बैठते हैं जो टेबल में, तो उसमें फॉर्मूला होता है n-1 फैक्टोरियल, यानी एक आपको माइनस करना पड़ता है जितने आदमी हैं उसमें, क्योंकि एक आपको फिक्स करना पड़ता है। तो n का मतलब हो गया 5 आदमी को बैठाने हैं, तो 5 - 1 फैक्टोरियल, यानी 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 3 2 1, ठीक है। तो 4 × 3 = 12, 12 दूनी 24, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 24। जब भी
अराउंड टेबल में आपको बैठने के लिए बोला जाए तो एक आदमी को फिक्स कीजिएगा, बाकी जो आदमी रहेगा उसके हिसाब से आपको आंसर यहाँ पर कैलकुलेट करना होगा। तो n-1 फैक्टोरियल का फॉर्मूला होता है, तो n का मतलब 5 में से 1 घटा दीजिए तो 4 फैक्टोरियल का मतलब 24 होता है आंसर। तो इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको पूछा द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, जो दिया हुआ है 3, 2, 9, 12, 3, 2, 9, 12। तो ये आपको जो दिया गया है ये डिटर्मिनेंट का एलिमेंट है। तो इसको हम लोग पता है ये हम लोग को कि ये A11 है और ये A12 है, ये A21 है और ये A22 है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट का एलिमेंट क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है और बीच में माइनस का साइन होता है। तो यानी 3 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 होता है, बीच में माइनस का साइन, और 9 को 2 से गुना करेंगे तो 18 होता है। 36 में से 18 माइनस कीजिएगा तो 18 आएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा यहाँ पर 18, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 क्वेश्चन नंबर 9 का। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की और। क्वेश्चन नंबर 10 में भी आपको डिटर्मिनेंट से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको पूछा गया है, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू पूछा गया है। तो आपको यहाँ लिखा हुआ है x², यहाँ लिखा है 5x, फिर लिखा हुआ है x, फिर लिखा हुआ है 5, और ये डिटर्मिनेंट का एलिमेंट दिया हुआ है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई आपको सिर्फ करना है। तो x² को 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5x² हो जाएगा, बीच में माइनस का साइन, और x को 5x से गुना कीजिएगा तो फिर से 5x² आएगा, और इसको सॉल्व कीजिएगा तो 0 आएगा आंसर। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 10 का 0। क्वेश्चन नंबर 11 में ये आपको मैट्रिक्स चैप्टर से क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11, और उसमें पूछ रहा है आपको a-b पूछ रहा है, ठीक है ना। तो a को b से माइनस करना है। तो a का जो आपको एलिमेंट दिया हुआ है 5, 2, 3, 8 दिया हुआ है, और इसमें से हम लोग माइनस करेंगे 2, 1, 1, 6 दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ माइनस करना है। तो ये 5 और 2 जो है ये कॉलम 1 है, और 3 और 8 जो है ये कॉलम 2 है ए का, और बी के लिए ये कॉलम 1 और ये कॉलम 2। तो इसमें माइनस जब करेंगे तो कॉलम 1 को कॉलम 1 से माइनस कीजिएगा। तो कॉलम 1 को कॉलम 1 से माइनस कर रहे ए और बी का, तो 5 में से 2 घटाइएगा तो 3 आता है, और 2 में से 1 घटाइएगा तो 1 आता है। कॉलम 2 को कॉलम 2 से घटाइए, 3 में से 1 घटा दीजिए तो 2 आ जाएगा, 8 में से 6 घटा दीजिए तो 2 आ जाएगा। तो ये सही आंसर हो जाएगा 3, 1, 2, 2। ऐसा कुछ है क्या ऑप्शन में, 3, 1, 2, 2 आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 11 का। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दिया गया है कि आपको a+b, यानी ये भी मैट्रिसेस चैप्टर का ही है। क्वेश्चन नंबर 12, a और b को प्लस करना है, तो a+b करना है। तो a का जो वैल्यू है आपका, एक ही रो दिया हुआ है और 3 कॉलम दिया हुआ है, 3, 5 और 7, ये सब अलग अलग लिखा हुआ है। प्लस करना है b के साथ, तो b का जो वैल्यू है वो है 4, 3, 2, 4 फिर 3 फिर है 2, ठीक है। तो ये आपका पहला को पहला से जोड़ देंगे, यानी 3 और 4 को ऐड कर देंगे तो 7 आ जाएगा, 5 और 3 को ऐड देंगे तो 8 आ जाएगा, और 7 को 2 से ऐड कर देंगे तो 9 आ जाएगा। तो 7, 8, 9 जो है आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सही आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 में एक सेट थ्योरी का क्वेश्चन दिया हुआ है। ए सेट में दिया हुआ है 1, 3, 4, 5, बी सेट में दिया हुआ है 1, 5, 6, 7। तो ए यूनियन बी पूछ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में यूनियन का मतलब होता है सबको एक साथ लिखना, ए यूनियन बी। ए का जो वैल्यू है वो आपका है 1, 3, 4, 5, ब्रैकेट में लिखिएगा, इस तरह का ब्रैकेट में ही लिखा जाता है। यूनियन का साइन देंगे और बी का वैल्यू लिख देंगे 1, 5, 6, 7, 1, 5, 6, 7। तो यूनियन का मतलब होता है सबको एक साथ लिखना, 1 रिपीट नहीं करना है, बस खाली 1 दोनों में है तो 1 लिख दीजिएगा। उसके अरेंज करके लिखिएगा, पहले 3 आएगा, फिर आ जाएगा 4,
फिर आएगा 5, फिर आएगा 6, फिर आएगा 7। एक एक एलिमेंट को आपको एक एक बार लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा 1 3 4 5 6 7, 1 3 4 5 6 7। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है कि एन एम्प्टी सेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में एम्प्टी सेट का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 14 में एम्प्टी सेट अगर ऐसा लिखा हुआ है तो वो एम्प्टी सेट है, ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं लिखा है तो ये एम्प्टी हो सकता है, या तो ये 5, ये एम्प्टी सेट है आपका, ठीक है। तो ऐसा अगर लिखा है तो सही है, क्योंकि यहाँ देखिए ये 0 जो है यहाँ पर नहीं होगा। ये 5 लिखकर 5 लिखा गया है लेकिन उसको ब्रैकेट में डाला है तो सिंगलटन सेट हो गया। और यहाँ पर जो है आपका एम्प्टी सेट जो है यहाँ पर नेचुरल नंबर x-3, तो यहाँ तो 3 हो जा रहा है, यहाँ x-3 x-5 इक्वल्स टू 0 है नेचुरल नंबर में। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन 1 4 में दिया नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर जो है एम्प्टी सेट x-3 और x-5, तो यहाँ से जो है आपका कोई यहाँ से वैल्यू नहीं निकल के आ रहा, तो आपका जो है यहाँ पर एम्प्टी सेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया 2 सेट्स आर डिसजॉइंट इफ़ एंड ओनली इफ़। डिसजॉइंट तभी होता है जब दोनों सेट मैच नहीं करता है, ठीक है। ए और ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए सेट और बी सेट में कोई भी डेटा मैच नहीं करेगा, तब जाके आपका ये डिसजॉइंट सेट होता है। प्रूव करके बताते हैं आपको। ए का जैसा वैल्यू लिख दिया हुआ है 1 2 3, और बी सेट का जो वैल्यू है वो है 4 5 6। तो यहाँ पर जो है कोई भी एलिमेंट मैच नहीं कर रहा, तो ए इंटरसेक्शन जो बी है वो हो जाएगा 5। तो आपका हो जाएगा ये डिसजॉइंट सेट, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5। ये आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है कि ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा। तो अभी जैसा आपको बताया ए इंटरसेक्शन बी आपको निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए का जो वैल्यू है वो आपको लिखना है 1 2 3 4 दिया हुआ है इंटरसेक्शन, और जो बी का वैल्यू दिया हुआ है वो है 5 6 7। तो इसमें से कोई डेटा मैच नहीं कर रहा, तो ये आपका हो गया 5, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का हो जाएगा ये, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है डिफरेंशिएशन चैप्टर से। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, देन dy dx निकालना है, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू होता है d बाई डी एक्स, और ये x का क्यूब यहाँ रखिए। तो यहाँ जो है डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला है वो x टू द पावर n का यूज़ हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं पावर यानी n, फिर लिखते हैं वेरिएबल x, फिर पावर में से एक घटा देते हैं n-1। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले इसका पावर जो है वो है 3, तो पहले लिखेंगे 3, फिर इसका वेरिएबल x, फिर जो पावर है वो लिखेंगे 3-1। तो आपका आंसर आ जाएगा 3x²। ये आपका फाइनल आंसर हो गया 3x²। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा 17 का। उम्मीद है आपको अभी तक जितने भी क्वेश्चन बताया गया वो समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको दिया गया है कि log x का दिया हुआ, ये भी डिफरेंशिएशन चैप्टर से ही है। तो यहाँ दिया हुआ है d बाई डी एक्स और log x दिया हुआ है आपको। तो log x का होता है 1 बाई एक्स होता है डिफरेंशिएशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 1 बाई एक्स। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको एक इंटीग्रेशन चैप्टर का क्वेश्चन दिया गया है। तो 19 का इंटीग्रेशन x टू द पावर 4 दिया हुआ है और लिखा हुआ है dx, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में हम लोग क्या करते हैं कि x टू द पावर i इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है x टू द पावर 4 dx। तो इक्वल्स टू हम लोग लिखते हैं x का पावर जितना है पहले लिखेंगे 4, उसमें +1 करेंगे और उतना ही डिवाइड में लिखेंगे 4 + 1 + c कांस्टेंट वैल्यू लिया जाता है।
तो यहाँ पर जो है n+1 होता है, यानी x टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1, ये फॉर्मूल के हिसाब से सॉल्व किया जाता है। तो x का पावर कितना हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा x टू द पावर 5 बाई 5 प्लस सी। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, x टू द पावर 5 बाई 5 प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया हुआ, ये भी एक इंटीग्रेशन का ही सवाल है। तो क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है कि 6 इंटीग्रेशन का साइन है x² dx दिया हुआ है। तो दिया हुआ है 6 इंटीग्रेशन x² dx। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 6 लिखेंगे, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन x² dx। तो पहले लिखेंगे 6, x का जो पावर है 2, लिखेंगे 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2 + 1 प्लस c। तो यहाँ लिखेंगे 6 इंटू x टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस c। तो 3 2 जा 6 होता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 2x³ प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 20 का 2x³ प्लस c, ये आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 20 का। 21 में दिया गया द नंबर ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यहाँ पर मीन मीडियन मोड, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 में यहाँ पर लिखा हुआ है 3, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 3 क्वेश्चन नंबर 21 का। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 22 में दिया द अरिथमेटिक मीन ऑफ 5, 10 and 15 will be। द अरिथमेटिक मीन am दिया हुआ है 22 का दिया हुआ है। am अगर निकालना है आपको, अरिथमेटिक मीन यानी इसका एवरेज निकाला जाता है, 5, 10, 15 को जोड़ दिया जाता है। तो 5, 10, 15 डिवाइडेड बाई 3, तो 15 और 5 20, 10 30, तो ये आपका हो जाएगा 10। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 10 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया था अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज मोर देन ज्योमेट्रिक मीन। तो ये आपका जो है सही आंसर हो जाएगा ट्रू। अरिथमेटिक मीन जो है हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से अधिक होता है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा ट्रू। 23 के बाद 24 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि डैश डिवाइड्स द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन 2 इक्वल पार्ट्स, यानी मीडियन है वो, ठीक है। कुल चरों को 2 बराबर भागों में कौन बांटता है, मीडियन यानी माध्यिका ही बांटती है 2 पार्ट में बराबर बराबर हिस्सों में। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का। पच्चीस नंबर में पूछा गया फॉर एन इवन नंबर ऑफ वैल्यूज द मीडियन इज द, फॉर एन इवन नंबर ऑफ वैल्यूज द मीडियन इज द एवरेज ऑफ 2 मिडिल वैल्यूज। बिल्कुल, जैसे मान लीजिए कि अगर इवन नंबर दिया हुआ है आपका, जैसे 6 नंबर्स है, तो n+1/2 अगर करते हैं तो पॉइंट में अगर आता है तो एवरेज ऑफ 2 मिडिल वैल्यूज बोलते हैं, इसीलिए। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 25 का 1। छब्बीस नंबर में पूछा गया है कि द वैल्यू विच अकर्स विथ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड। जिस मूल्य की आवृत्ति अधिकतम होती है उसे कहा जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, मोड बोलते हैं, ठीक है, बहुलक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा बहुलक। 27वें नंबर प्रश्न पूछा गया मोड ऑफ 0, 15, 18, 19, 20, 22, 25, 0, 4 इज। तो मोड में क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट करता है वही मेरा आंसर होता है। तो देखिए यहाँ पर जो है 0 ही रिपीट किया है ज़्यादा बार, यानी 2 बार रिपीट किया है, तो वही आपका मोड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर हो जाएगा 0। 27वें नंबर का ये आंसर था।
28वें नंबर में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट, यानी कौन सा फॉर्मूला सही है। तो ज्योमेट्रिक मीन का जो फॉर्मूला होता है GM² इक्वल्स टू होता है AM इंटू HM, या फिर GM इक्वल्स टू होता है √ AM इंटू HM। ठीक है, यही फॉर्मूला सही है। यानी देखिए आपको लिख कर बताते हैं, जैसे 28 नंबर में तो GM² इक्वल्स टू होता है AM इंटू HM होता है। ठीक है, अगर लिखा हुआ है GM इक्वल्स टू ये √ अगर दे रहा है तो भी सही है, ये AM इंटू HM, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर नहीं है तो रूट लग जाएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 के बाद क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में आपको दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज़ डिफ़िकल्ट टू कंप्यूट। ठीक है, तो कौन सा जो है वो डिफ़िकल्ट होता है कैलकुलेट करने में, कंप्यूट करने में कौन सा दिक्कत होता है, तो वो होता है आपका मीडियन कैलकुलेट करने में दिक्कत होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, 29 का। 30 नंबर में पूछा गया हार्मोनिक मीन इज़ डिफाइंड व्हेन नो ऑब्जर्वेशन इज़, हरात्मक माध्य परिभाषित होता है जब कोई अवलोकन नहीं होता है, यानी ये हो जाएगा 0। हार्मोनिक मीन इज़ डिफाइंड व्हेन नो ऑब्जर्वेशन इज़ 0। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 30 का। क्वेश्चन नंबर 31 में दिया गया है इफ़ एरिथमेटिक मीन इज़ 2 एंड ज्योमेट्रिक मीन इज़ 4 देन HM इज़। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 31 में पूछा गया है कि AM आपको दिया हुआ है 2 है और GM आपको दे दिया है 4 है, तो HM क्या होगा। तो एक फार्मूला है, जैसा आपको अभी बता रहे थे कि GM² इक्वल्स टू होता है AM इंटू HM होता है। तो GM² यानी GM का वैल्यू दिया 4 यानी 4 का स्क्वायर, AM दिया हुआ है 2 और HM यहाँ लिख लेते हैं। तो 4 का स्क्वायर होता है 16, 2 इंटू में था तो 2 से डिवाइड कर दीजिए तो HM हो जाएगा 8। तो HM इक्वल्स टू 8, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 में दिया गया है कि साइक्लिक फ्लैक्चुएशन इज़ कॉज्ड बाय, यानी चक्रीय अस्थिरता का कारण होता है बाढ़, युद्ध, हड़ताल और तालाबंदी, इनमें से कोई नहीं। तो ये साइक्लिक फ्लैक्चुएशन जो है ये कोई भी एक कारण नहीं है। वो क्या होता है, फैशन में चेंजेस होने के कारण जो अस्थिरता आती है उस वो हो सकता था यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो है वो ये सब नहीं है। नन ऑफ दीज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 के बाद क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स इज़ यूज्ड फॉर अ शॉर्ट टर्म फोरकास्ट। तो शॉर्ट टर्म फोरकास्ट के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, वो है ट्रेंड यानी प्रवृत्ति, यानी निम्न में से कौन सा घटक अल्पावधि पूर्वानुमान के लिए उपयोग किया जाता है, वो है प्रवृत्ति यानी ट्रेंड। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में दिया द सीजनल फ्लक्चुएशंस आर। द सीजनल फ्लक्चुएशन जो होता है वो होता है यहाँ पर नियतकालिक और नियमित, यानी पीरियोडिक एंड रेगुलर होता है। ठीक है, यानी वो नियतकालिक भी होगा और नियमित भी होगा। तो ये द सीजनल फ्लक्चुएशंस होता है। ऑप्शन नंबर 2 पीरियोडिक एंड रेगुलर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर 2 है। 35 में आपसे पूछा गया है कि इन एन इवेंट टेक्स प्लेस सर्टेनली द प्रोबेबिलिटी विल बी। द प्रोबेबिलिटी जो होगा इवेंट टेक प्लेस सर्टेनली अगर होगा तो वो +1 होता है, अगर नहीं होगा तो -1 होता है। ठीक है, तो अगर इवेंट अगर होता है सर्टेनली जैसे यहाँ बोला गया है तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा +1, 35 का 1 हो जाएगा। 36 में पूछा द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ टोटल ऑफ 9 इन अ सिंगल थ्रो विथ 2 डाइस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर द प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल ऑफ 9 बोला गया। ठीक है, ये पहला डाइस है, ये आपका दूसरा डाइस है। तो 9 का टोटल आपको लाना है यहाँ पर। तो 9 का अगर आप टोटल लाएंगे तो पहला आपका मान लीजिए कि अगर 5 आता है तो दूसरा में 4 आएगा तब जाके 9 होगा, या पहले 4 आ गया फिर बाद में 5 आ गया, पहले 6 आ गया फिर 3 आ गया, फिर 3 फिर 6 हो सकता है ऐसा। ठीक है, तो 4 ही कंडीशन आपका बनता है। तो नंबर ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट हो गया 4 और टोटल इवेंट जो हो जाएगा, डाइस का सवाल है तो 6 गुना 6 यानी 36 इवेंट्स होता है। 4 9 36, तो इसीलिए आपका 1/9 आंसर हो जाएगा। तो उसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। और जो 36 इवेंट जो होता है वो ऐसा होता है आपका, जैसे 1 पासा 2 पासा फेंका गया तो 1 1 1 2 1 3 इस टाइप से पूरा 1 6 तक जाएगा, 2 1 2 2 इस टाइप से 2 6 तक जाएगा। तो इस तरह से जो है टोटल 36 इवेंट होते हैं, तो इसीलिए 36 लिखा जाता है।
नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 के बाद क्वेश्चन नंबर 37 में क्या लिखा गया है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ऑन टॉसिंग अ कॉइन। तो हेड भी पूछा जाएगा तो भी वही आंसर होगा, टेल भी पूछा जाएगा तो वही आंसर होगा। यानी एक सिक्के में दो चीज़ आ सकता है, या तो हेड या टेल। तो हेड पूछा है तो हेड आने का पॉसिबिलिटी एक है और इवेंट दो है, इसीलिए आपका आंसर 1/2 हो जाएगा। टेल भी अगर पूछा जाता तो आंसर 1/2 ही होता। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा 37 का। 38 में पूछा गया, अ बैग कंटेन्स 5 रेड 4 वाइट एंड 3 ब्लैक बॉल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ रेड बॉल। ठीक है, रेड बॉल निकालने की क्या पॉसिबिलिटी है। तो जो है यहाँ पर क्या किया जाता है इस तरह के क्वेश्चन में, तो 5 4 9 3 12, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स जो है वो 12 है। 38 में टोटल जो बॉल्स है, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स जो है वो 12 है। ठीक है ना, 5 4 9 3 12, रेड की संख्या 5 है, तो 5 है तो नंबर ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट 5 हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ बॉल है 12, तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 5/12 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा 38 का। अब क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या पूछा है, तो क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया, द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ इंटरपोलेशन इज़। तो अंतर्गणन की सबसे सरलतम विधि है लैग्रेंज मेथड। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछता है और नेक्स्ट आपको जो एग्जाम आने वाला है उसमें पूछ सकता है 39 का। ये द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ इंटरपोलेशन जो है वो लैग्रेंज मेथड है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में द वैल्यू ऑफ y-1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये आपको बोल रहा है कि कौन सा फॉर्मूला में होता है। ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला में होता है ये आपको कैलकुलेट करना सिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में तो पूछा है y-y का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, अगर 0 है तो फॉर्मूला हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे। ठीक है, y-1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू हम लोग लिखते हैं इस तरह से कि पहले हम लोग लिखते हैं इसका, जैसे 2 है तो 2 से शुरू करते हैं, पहले हो जाएगा 2, ठीक है, फिर हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा 0, यहाँ तक लिखते हैं। तो एक अगर प्लस में रहेगा तो दूसरा माइनस में रहेगा और तीसरा फिर प्लस होगा, फिर चौथा अगर रहता तो फिर माइनस हो जाता है। ठीक है, इस तरह से लिखते हैं हम लोग। तो यहाँ जो है इसमें भी एक नंबर होगा, इसमें भी एक नंबर होगा, वो नंबर कैसे क्रिएट होगा वो बताते हैं। तो जैसे इसका पावर जो है वो 2 है, ठीक है, तो इसको निकालते हैं हम लोग इस तरह से। तो पहले लिखेंगे 2 × 1 डिवाइडेड बाई 1 होता है पहले, तो इसका आंसर आ गया 2। फिर पहला नंबर का जो आंसर आता है पहले उसको लिखा जाता है 2, ऊपर से एक घटेगा नीचे एक जुड़ेगा। ठीक है, ऊपर से एक घटेगा और नीचे एक जुड़ेगा, मतलब 2 में से एक घटेगा तो 1 आएगा और 1 में एक जुड़ेगा तो 2 आएगा। और जब तक 1 नहीं आता है तब तक सॉल्व करते रहना है। तो आपका पहला जो आया था 2 आया था, तो यहाँ लिखेंगे 2 और यहाँ लिखेंगे 1। तो आपका जो आंसर हो जाएगा y2 - 2y1 + 1y0, यानी 1 आपको लिख के समझा दिए, इक्वल्स टू ये क्या है 0 ही है। ठीक है, ये बस आपको प्रूव करके बता दिए। जैसे मान लीजिएगा अगर रहता y-1 का पावर अगर 3 रहता तो उसको कैलकुलेट करने का क्या तरीका रहता, तो यहाँ लिखते आप पहले 3 लिखते, फिर 2, फिर 1, फिर यहाँ 0 हो जाता है, तो ये प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। कैलकुलेट करने का तरीका रहता है, पहले 3 है तो पहले 3 लिखेंगे, 3 × 1 डिवाइडेड बाई 1, तो क्या आ जाएगा 3। जो आंसर आ चुका है पहले 3 लिखेंगे और 3 में से एक घटा देंगे तो 2 आएगा, नीचे एक जुड़ जाएगा 2, तो इसलिए आपका आंसर आ गया 3। जो आंसर आ चुका है पहले लिखेंगे 3, 3 2, फिर यहाँ 1 हो जाएगा 1 और 2 में 1 जोड़ देंगे तो 3, तो यहाँ हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा 1। तो इस तरह से फॉर्मूला हम लोग क्रिएट करते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो है 2023 में जो पूछा गया था 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और उम्मीद है आपको सब जो आंसर जो है समझ में आ गया होगा। अब आपको सब्जेक्टिव जो है उसका भी आपको एक एक करके हर एक सवाल को आपको समझा दूंगा कि किस तरह से आपको वो एग्ज़ाम में बनाने हैं। बहुत ही अच्छी तरह से आपको सॉल्व करना है एक एक क्वेश्चन को। और 2022 में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्व करके बताऊंगा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए और नेक्स्ट वीडियो मिस मत कीजिएगा। और ये वीडियो अगर आपसे स्किप हो गया है तो
सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में एक बार जाके देख लीजिएगा कि उसमें किस तरह से सॉल्व किया गया। उम्मीद है आपको एग्ज़ाम में ज़रूर हेल्प करेगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।